आज हम लोगों का क्लास 11 इकोनॉमिक्स का डे 1 है, पहला क्लास है, ठीक है ना। तो क्लास 11 सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स का आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। आज हम आप लोगों को इन शॉर्ट टाइम सिलेबस पहले बताएंगे, कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों का है, एंड आफ्टर दैट हम आज पहला चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़े, क्योंकि 10th तक का इकोनॉमिक्स होता ही नहीं है ना। आईसीएसई में रहता है, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं रहता। आईसीएसई सीबीएसई में इकोनॉमिक्स है, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट टिल क्लास 10 है ही नहीं। तो आप लोग का ये फर्स्ट क्लास होने वाला है इकोनॉमिक्स का। तो पहले हम थोड़ा आप लोग से सिलेबस डिस्कस कर ले, उसके बाद टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और फिर चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 में टोटल 40 मार्क्स का आएगा, और ये पूरा का पूरा जो आने वाला है ये सब है मेरा एमसीक्यूज, ठीक है ना। अब सेमेस्टर 1 में टोटल 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है नंबर 1 और स्टैटिस्टिक्स है नंबर 2। माइक्रो इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स का आएगा और स्टैटिस्टिक्स से 20 मार्क्स का आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में 3 चैप्टर है, एक इंट्रोडक्शन यूनिट 1, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर और यूनिट 3 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ये 3 चैप्टर, पहला चैप्टर से 4 मार्क्स, दूसरा से 8 और तीसरा से 8, 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन टू डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 4, 8, 8 हो गया, 20, 20, 20, 40। तो ये तो हम लोग का सिलेबस है। तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ध्यान से समझ लो। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है हम लोग का 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये मान लो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये 2 पार्ट में है। एक में तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या थ्योरी वाला जो पोर्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इजी है, ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स है सेमेस्टर 1 का इजी है, सेमेस्टर 2 का टफ है। सेमेस्टर 1 का स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, ये सब किए है ना। मीन मीडियन मोड किए हो ना क्लास 10 में मैथ्स में, बस वही है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा बहुत रहेगा, बस मतलब इजी है, हो जाएगा। सेमेस्टर 2 वाला स्टैटिस्टिक्स टफ है, वो हम लोग अभी तक 10 तक किए नहीं है, वो न्यू है। टफ नहीं है, मतलब न्यू है, हम ये तो किया हुआ है। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर 3 चैप्टर रहेगा, 20 मार्क्स। तो ये तो होगी हम लोग का सिलेबस डिस्कशन, जिसमें से पहला चैप्टर जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का टॉपिक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। अब इसको पढ़ाने से पहले हम आप लोग से थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर, ये तो सिलेबस हो गया, इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट्स पढ़े, हम लोग हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिंदी पढ़े, उर्दू पढ़े, बांग्ला पढ़े, मैथ्स पढ़े, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट सब पढ़े, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े। अभी अगर हम तुम लोग से पूछे भाई हिस्ट्री में क्या चीज़ के बारे में पढ़ाई होता है, तुम बोलोगे सर एंशिएंट सिविलाइजेशन है ना, अलग अलग किंगडम, ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर। ज्योग्राफी हम पूछे क्या क्या पढ़े हो, तो तुम बोलोगे सर ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू, सॉइल, ये सब के बारे में पढ़े। वेजिटेशन। अगर हम बोले भाई मैथ्स में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हो, तो तुम लोग बोलोगे सर मैथ्स में हम लोग नंबर्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, स्टैटिस्टिक्स, ये सब पढ़े। बट इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ के बारे में पढ़ाई होगा, इकोनॉमिक्स क्या चीज के ऊपर बेस्ड है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले तो क्या पढ़ेंगे और उसको क्यों पढ़ेंगे, क्या फायदा है। देखो हम जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसका इम्प्लीकेशंस आप लोगों को बताए कि ये आप लोग के जिंदगी में या आप लोग के एजुकेशनल जर्नी में कहाँ काम आने वाला है। इसलिए देखो जब हम पढ़ाते हैं अकाउंट्स भी, तो तुम लोग को बोलते हैं कि भाई 11th-12th का अकाउंट्स अच्छे से पढ़ो, आगे अगर CA में बनोगे तो उसमें हेल्प होगा, काम आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेगा। इकोनॉमिक्स तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोले, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन।
इकोनॉमिक भले हम टीचर अकाउंट्स के, अकाउंट्स में मेरा ऑनर्स है, अकाउंट्स हम पढ़ाते हैं, अकाउंट्स से ज़्यादा फेमस है, बट हमको मज़ा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तुम उसको ध्यान से पढ़ोगे ना और समझोगे तो तुमको सिर्फ बुक का नॉलेज समझ में नहीं आएगा, तुमको जियो पॉलिटिकल चीज समझ में आने लगेगा कि कैसे इजराइल और ईरान के वॉर की वजह से हम लोग का कंट्री में गैस का दाम बढ़ गया। भाई हम लोग का क्या लेना देना है इससे, ना हम लोग राम में ना रहीम में, फिर भी हम लोग के घर का जो सिलेंडर है उसका दाम बढ़ गया। यही तो इकोनॉमिक्स है। किस तरह से दो कंट्री के बीच का लड़ाई मेरे घर के किचन में महंगाई को बढ़ा दिया, किस तरह से गवर्नमेंट का एक पॉलिसी मेरा रोजगार के ऊपर, मेरा इनकम के ऊपर, मेरा जिंदगी के ऊपर इफेक्ट डाल देता है, कैसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ने और घटने के वजह से ये डिसाइड होता है कि हम लोग एक सामान को ईएमआई में खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये सब इकोनॉमिक्स है। किस तरह से गवर्नमेंट झूठ बोलता है हम लोगों से या आधा सच बोलता है। जैसे तुम लोग सब सुने होगे न्यूज में, चिल्ला चिल्ला के, सीना ठोक ठोक के सब बोला, इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को पीछे छोड़ दिए हम लोग, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या ये सच था या झूठ था? ये सच था। बट सर, अगर इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, तो हम लोग का तो लाइफस्टाइल जापानीज से बेटर रहना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी फोर्थ बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया, दुबई को पीछे छोड़ दिया, तो फिर हम लोग का लाइफस्टाइल तो वो लोग सबसे बेटर होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं है? क्या ये झूठ है, झूठ बात है कि इंडियन इकोनॉमी फोर्थ लार्जेस्ट है? नहीं सर, ये सच बात है, बट यहां पे इनकम्प्लीट सच है। आपको जीडीपी के बारे में बताया तो गया कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बारे में कोई गवर्नमेंट बात नहीं करता है। ये नहीं बोलता कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया 140वां नंबर में है। जीडीपी के हिसाब से तो वर्ल्ड में फोर्थ है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से 140वां नंबर में है। अब ये जीडीपी और पर कैपिटा क्या होता है? जीडीपी का मतलब, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताए, जीडीपी तो आप लोग बहुत सुने होंगे, जीडीपी न्यूज में बार बार आता है। जीडीपी का मतलब होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं, तो एक कंट्री का इनकम टोटल जो एक साल में पूरे कंट्री में लोग मिलकर जो कमाते हैं उसको बोला जाता है जीडीपी या नेशनल इनकम, सिंपल लैंग्वेज में। और इसमें डिटेल में हम जा सकते हैं, बट अगर आप लोग क्लास 11 का फर्स्ट क्लास है तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया सर जीडीपी। जैसे कि ये पूरा कमरा एक कंट्री है, इस कंट्री में 20 लोग हैं, 20 लोग मिलकर जो एक साल में कमाए सबको ऐड कर देंगे, हो गया इस कमरा का जीडीपी। उसी तरह हिंदुस्तान एक कंट्री है, हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोगों का एक साल में जो भी इनकम हुआ उसको ऐड कर दो तो वो हो गया नेशनल इनकम या जीडीपी। उसी तरह दुबई का भी अपना नेशनल इनकम होगा, यूएस का अपना नेशनल इनकम होगा, जापान का अपना नेशनल इनकम होगा। तो वहां के एक साल में रहने वाले जो भी लोग हैं, उस कंट्री के अंदर जो भी कमाए होंगे वो हो गया नेशनल इनकम। उस हिसाब से इंडिया जो है फोर्थ रहेगा। लेकिन जो झूठ छुपाया जाए, जो इनकम्प्लीट सच आपको बताया जाता है, जो नहीं बताया जाता है, वो बात ये है पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि देश में रहने वाले जो नागरिक है वो लोग का औसत इनकम क्या है, सालाना इनकम क्या है। अब 150 करोड़ का इनकम का मुकाबला आप अगर करोगे जापान का 10-12 करोड़ का पॉपुलेशन के साथ, तो वो बराबर होगा क्या? अब हम बोले भाई जापान का 12 या 20, 12 एग्जैक्ट नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल 10-12 करोड़ का जो भी पॉपुलेशन है उसका, 10-12 करोड़ का पॉपुलेशन मिलकर वो लोग कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल 4.5 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया 150 करोड़ मिलकर कमा रहा है 4.6 ट्रिलियन डॉलर। देख के तो लग रहा हाँ इंडिया जापान से ज्यादा कमा रहा है। भाई वहां तो 12 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं, ये भी तो देखो। अब अगर एवरेज उसको डिवाइड किया जाए तो वहां का जो
एवरेज इनकम है लोगों का साल का, वो इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। अगर हम लोग साल का 2 लाख कमा रहे हैं, वो लोग साल का 20 लाख कमाता है। तो लाइफ स्टाइल उसका अच्छा होगा या मेरा? उसका। मेरे घर में 10 लोग हैं, 10 मिलकर कमा रहे 1 लाख रुपए महीना। पड़ोसी के घर में 2 लोग हैं, दोनों मिलकर कमा रहे 80,000 रुपये महीना। तो ऊपर ऊपर से तो देख के लग रहा है कि नहीं भाई, हम लोग अमीर है, पड़ोसी तो 80,000 कमाते हैं, हम लोग 1 लाख कमाते हैं, लेकिन घर में भीड़ भी तो 10 आदमी का है। एवरेज निकालोगे तो पर आदमी 10,000 कमा रहा है, उसमें सिर्फ 2 आदमी हैं और 2 आदमी मिलकर 80,000 कमा रहा है। तो एवरेज देखोगे तो वो लोग 40,000 रुपये महीना कमा रहे हैं एक आदमी, और हम लोग का एवरेज 10,000 रुपये महीना कमा रहा है। तो लाइफ स्टाइल हम लोग का अच्छा होगा या बगल वाला का अच्छा होगा? पड़ोसी का अच्छा होगा। क्यों पड़ोसी का अच्छा होगा? क्योंकि भले वो 80,000 कमा रहे हैं, भले हम लोग 1 लाख रुपए कमा रहे, बट हम लोग का पॉपुलेशन 10 है, फैमिली मेंबर है 10, वो लोग का फैमिली मेंबर है 2। इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बताता है आपको जीडीपी, टोटल इनकम, पर कैपिटा इनकम नहीं बताता। और यहाँ पे आदमी खुश, अरे तेरा जापान को पीछे छोड़ दिया, कल फोन करके जापान से 4 आदमी को बुला लेंगे खेत में मजदूरी करने के लिए। समझ में आया? तो यही सब है इकोनॉमिक्स। जब आप पढ़ोगे तो आप डिटेल में ये सब चीजों को समझोगे। और ये सब गवर्नमेंट करता है, ये नहीं कि अभी बीजेपी है तो कर रहा है, इससे पहले कांग्रेस भी करता था, और हर कंट्री में होता है। सब कोई इनकम्प्लीट ट्रूथ दिखाएगा जिसमें वो देखकर अच्छा लगे। मतलब बोलते हैं ना, फिल्टर मार के फोटो दिखा रहा है। अब फिल्टर मार के फोटो दिखाएगा तो सामने वाला तो अच्छा ही ना लगेगा। अब फेस टू फेस देख रहे हैं जा, तो फोटो में कुछ और है, रियल में कुछ और है। क्लियर हुआ? तो इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना है जरूरी। इकोनॉमिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अभी देखो, ये था ना पहले लक्ष्मी भंडार, फिर अभी आ गया अन्नपूर्णा भंडार। अब ये ऊपर ऊपर से देख के तो बहुत अच्छा लगता है, वाह भाई वाह, गरीब को पैसा बांट रहे हैं 1500 3000। बट अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपको फ्री में पैसा बांटा जा रहा है, इसका सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है। एडवांटेजेस तो है भाई, ऐसा बात नहीं है एडवांटेज नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे, आप समझोगे, तो आपको समझ में आएगा ये जो फ्री का जो फ्रीबीज जो बांटा जाता है, इसका सिर्फ एडवांटेज नहीं है, इसका डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। सरकार पैसा कहां से लाएगा तुमको बांटने के लिए? तुम्ही से टैक्स बढ़ा कर लेगा। वो पैसा मान लो 1500 या 3000 रुपया करके सबको दे रहे हैं, और पूरा साल में फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 करोड़ बांट दिया। तो ये 10,000 करोड़ जो बांटा है, अगर इसको नहीं बांटता तो यही 10,000 करोड़ से कितना स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन बनता, जिससे इकोनॉमी ग्रो होता है, जिससे लोगों का स्कूल्स कॉलेजेस के थ्रू एजुकेशन बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, अर्निंग कैपेसिटी लोगों का बढ़ता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। समझ में आया? तो बोथ साइड है। इकोनॉमिक्स आपको ओवरऑल थिंकिंग में हेल्प करता है, पॉलिटिक्स को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलिसीज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी। समझ में आया? इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यही सब पढ़ेंगे, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, कोई चीज का डिमांड कैसे बढ़ता है घटता है, सप्लाई कैसे बढ़ता है घटता है, कोई चीज का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, एक चीज का प्राइस से दूसरा चीज का डिमांड को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यही जीडीपी क्या होता है, कंट्री में पॉलिसीज कैसे बनता है, उसका क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, टैक्सेस से क्या फर्क पड़ता है इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है? ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। यही है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करना चाहे तो मोटा मोटी 2 कैटेगरी में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बढ़ जाएगा। पहला, इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करें क्या इकोनॉमिक्स होता है, वो तो बुक में तुमको मिल ही जाएगा। अब इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब एक इंसान का, एक हाउस होल्ड का
डिमांड, सप्लाई, इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैक्रो का मतलब होता है कि लार्जर पिक्चर में बात किया जा रहा है, पूरा देश का इकोनॉमी के बारे में बात हो रहा है, पूरा देश का डिमांड के बारे में बात हो रहा है, पूरा देश का एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो जब हम स्मॉलर यूनिट के बारे में बात करते हैं वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, लार्जर एंटिटी के बारे में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉलर यूनिट के बारे में बात हो रहा है तो माइक्रो, और लार्जर यूनिट के बारे में बात हो रहा है तो मैक्रो। जैसे कि हम बोले तुम्हारा मार्क्स कितना आया, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारा पूरा स्कूल का एवरेज मार्क्स कितना आया, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है? तुम्हारे घर का इनकम कितना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारे पूरे स्टेट का एवरेज इनकम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम दिन में कितना खाते हो, क्या कमाते हो, कितना सेव करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा कंट्री का इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो मतलब एज अ होल बात हो। समझ में आ रहा है बात? ये दो सब्जेक्ट मैटर में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स इसका मीनिंग तो इकोनॉमिक्स का कोई एक डेफिनेशन नहीं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट। अच्छा, जो इंसान इकोनॉमिक्स पढ़ता है, जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। जैसे जो लॉ पढ़ता है लॉयर, समझ में आ रहा बात? जो लॉ पढ़ता है लॉयर हो गया। तो इस तरह जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट। तो एडम स्मिथ, ये नाम याद रखना है, एडम स्मिथ, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ अकाउंट्स का क्या नाम था? लूका पैसिओली, ठीक है। याद रखना है, ही नहीं कल पढ़ा रहे परसों भूल गए तो फायदा क्या हुआ मेरा पढ़ा के। हम पूछेंगे ऐसे। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो उसका एक बुक है 1776 में लिखा था, जिस बुक का टाइटल है, याद रखना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वहां पे वो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, इकोनॉमिक्स का मतलब है कि किस तरह से नेशन पैसा कमाता है और खर्च करता है। ये उनका डेफिनेशन था, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, एल्फ्रेड मार्शन। पहला एडम स्मिथ डिफाइन किए, एल्फ्रेड मार्शन। उनका एक बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। वो बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज अकाउंटेड विथ मटीरियल रिक्विजिशन ऑफ वेलबींग। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, ये बोले इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बीइंग का स्टडी है कि किस तरह से वो पैसा को कमाता है, एक्यूमुलेट करता है, खर्च करता है। ये अल्फ्रेड मार्शल साहब बोले, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन। लियोनेल रॉबिन्स, इनका भी एक बुक रहता है, इसका नाम था एसेज ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, कि किस तरह से वो एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करें, ये बोल रहे इकोनॉमिक्स की स्टडी है किस तरह से इंसान अपना बेशुमार जरूरतों को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करता है। लियोनेल रॉबिन्स बोलता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी
हाउ एन इंडिविजुअल हु हैज अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल दोज वांट्स विथ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स स्टडी है कि कैसे इंसान अपना अनलिमिटेड जरूरतों को अपना लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करता है। अब जब अभी हम तुमसे पूछा क्या चाहिए, तुम्हारे दिमाग में हजारों चीज होगा जो तुमको चाहिए होगा, लेकिन जब पॉकेट देख रहे हो तो घर जाने तक का भाड़ा है बस, है ना भाई? मेरा भी है, अभी हमको बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में, लेकिन जब अपना बैंक अकाउंट देखते हैं चुप हो जाते हैं। यही है इकोनॉमिक्स की, इंसान का जरूरत तो बहुत है, वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जरूरत तो अनगिनत है, जरूरत कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उस जरूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो लिमिटेड है, और वो हर इंसान के साथ है। तुमको लगता होगा 1 करोड़ आ जाए उसका बाद तो चार्ट तो फ्लैट करके भाड़ा में लगा देंगे, 20-20 हज़ार का महीना भाड़ा उठेगा, 80 हज़ार रुपया महीना आ जाएगा, बस और कुछ करना नहीं है जिंदगी। जिसके पास 1 करोड़ है उससे पूछो, बोलेगा 100 करोड़ आ जाए ना तब मजा आ जाए, तब जिंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिसके पास 100 करोड़ है वो बोलेगा जिस दिन मेरे पास 1000 करोड़ आया ना तभी कुछ कर पाएंगे। जिसके पास 1000 करोड़ है बोलेगा अंबानी को देखो क्या जिंदगी है, अपना बेटा का शादी में 1200 करोड़ खर्च करते हैं, मेरा पास तो है ही 1000 करोड़, हम कितना गरीब आदमी हैं। अंबानी देखेगा इलॉन मस्क को देखो यार, कितना $1 बिलियन है उसके पास, खर्च ही नहीं होगा। इलॉन मस्क सोचेगा मेरा पास तो उतना पैसा ही नहीं है कि हम लोगों को मार्स तक लेके जाएं, काश मेरे पास और पैसा रहता तो मार्स में और ज्यादा रॉकेट्स और मिशन भेजते और अर्थ के तरह मार्स को भी पूरा इनहैबिटेंट कर देते। मतलब सबके पास जो उसका वांट्स है उससे कम है, और वही कम चीज में हम अपना अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने का कोशिश करते हैं। अब देखो बेचारा इतना गरीब इलॉन मस्क, जो उसके पास है उसी से वो कोशिश कर रहा है कि मार्स में मिशन भेजे, स्पेस एक्स से लॉन्च करे रॉकेट्स, मार्स मिशन लॉन्च करे, मार्स को इनहेबिटेड बनाया जाए। बेचारे के पास जितना भी पैसा है, जो 2-4 रुपए जोड़ जाड़ के कोशिश कर रहा करने का वो काम है ना। तो यही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो रॉबिन्स बोलता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड which can be satisfied with the efficient use of resources or limited resources which have alternative uses। फिर आते हैं प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन, वो भी अपना डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, तो 4 नाम आपको याद रखना है, ये चारों अलग अलग डेफिनेशन देता है इकोनॉमिक्स का। अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक्स किससे डील करता है ये हम आप लोग को पहले ही बता दिए। इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का क्या डिफरेंस है बोलो? देखो मेरे जब हम क्लास 11 में थे स्कूल में, मेरे जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, सर थे, वो ऐसा एग्जाम्पल दिए थे ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो आज तक हम भूल नहीं पाए, मतलब हमको याद हो गया, और कभी हमसे मिस्टेक नहीं होता ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। अच्छा बोलो, तुम लोग बोलो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज्यादा बेटर टर्म कौन वाला है, ग्रोथ या डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं, तो वो हम लोग को एग्जाम्पल दिए थे। वो बोलते मान लो जैसे कि अब हम है, मेरा चूल है सर में, है ना, अब मेरा हेयर है मान लो जितना भी कुछ भी साइज का होगा, मान लो कितना होगा, 3-4 सेंटीमीटर का होगा। अब ये 3-4 सेंटीमीटर से बढ़ के 6-7 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रो हुआ या डेवलप हुआ? ग्रो। तो ग्रोथ का मतलब होता है जो चीज पहले से है उसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट आ गया, थोड़ा और वो चीज बढ़ गया। अब डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? मान लो हम अगर टकला रहते, मतलब मेरा सर में बाल होता ही नहीं है, हम है टकला, ठीक है। अब कोई हमको कोई तेल वेल दवाई ववाई ला के दिया, अब सर में तेल वेल लगाए, 1-2 महीना बाद देख रहे हो मेरा सर में बाल होना स्टार्ट हो गया, तो ये ग्रोथ हुआ या डेवलपमेंट हुआ? ये डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट का मतलब है वो चीज जो चीज था ही नहीं अब वो एग्जिस्टेंस में आ गया, और ग्रोथ का मतलब है तो वो चीज जो था उसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट आ गया।
तो ये है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। हम लोग क्लास 11 में सर एग्जाम्पल दिए थे जो अभी भी याद है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या मतलब है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का मोटा मोटी डिफरेंस देख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, प्राइस, कॉमोडिटीज, वेजेस, ये सब के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस एग्रीगेट क्वांटिटीज, मतलब एग्रीगेट मतलब टोटल क्वांटिटी इन एन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, आउटपुट, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मतलब बड़ा बड़ा मुद्दा के बारे में बात हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। छोटा छोटा मुद्दा के बारे में बात हो रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ये टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का थ्योरी में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल से, एक इंसान से, एक फैमिली से, एक यूनिट से। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है होल कंट्री से। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? ये है दोनों का बीच का मोटा मोटी डिफरेंस। कोई दिक्कत? अब देखो इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? इकोनॉमी में बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में ये चीज है, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। क्या प्रॉब्लम सर? पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीन ये बेसिक प्रॉब्लम है। कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, सबका ये दिक्कत है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है और कितना बनाना है, क्या बनाना है और कितना बनाना है, इसको बोलते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब सर ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, आप हर कुछ नहीं बना सकते हो, आप हर कुछ नहीं बना सकते हो। व्हाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। घर का ही एग्जाम्पल ले लो, हम लोग घर पे रोटी और चावल बनते हैं तो दोनों बनाते हैं। किसी दिन अगर रोटी ज्यादा बन गया तो चावल कम बनेगा, चावल ज्यादा बन गया तो रोटी कम बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दोनों ज्यादा नहीं बना सकते, बैलेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाना है पहले तो डिसाइड करो, और कितना क्वांटिटी में बनाना है। क्योंकि अगर आप गलत सिलेक्शन कर लिए गुड्स का तो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है, चलो हम डिसाइड कर लिए क्या बनाने और कितना बनाना है, कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब बनाने का मेनली दो मोटा मोटी तरीका होता है। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके बनाओ, मशीन से बनाओ। और दूसरा होता है, एक हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मजदूरों से बनाओ, हाथ से बनाओ। अब देखो हमको जो है सड़क खोदना है तो एक है भाई मजदूर खोद रहे, बिल्डिंग तोड़ना है भाई मजदूर तोड़ रहे, और दूसरा क्या है, डायनामाइट लगवा दिए, बॉम्ब लगवा दिए, एक बटन की पे पूरा बिल्डिंग उड़ गई एक बार में। टेक्नोलॉजी यूज की, जल्दी होगी, बट भाई टेक्नोलॉजी यूज की महंगा था, लेबर लोग सस्ता में कर दिया। तो ये डिसाइड करना हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड करेगा आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर, फिर आपका कंट्री का रिसोर्सेज के ऊपर। अब कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए उतना यूज नहीं होता क्योंकि सस्ता लेबर है ना। वेस्टर्न कंट्री में टेक्नोलॉजी यूज होता है क्योंकि लेबर महंगा है, टेक्नोलॉजी इसलिए अवेलेबल है। वहां पे वो लोग काम करवाने के लिए जापान में रोबोट रखा है, वो रोबोट झाड़ू पोछा सब साफ सफाई कर रहा है। यहाँ पे रोबोट का जगह है तो काम वाली बाई है,
वो सस्ता में कर देगी। वहाँ पे काम वाली बाई मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत महंगा मिलेगी, तो रोबोट बेचारा सस्ता में कर देगा। पॉपुलेशन कम है तो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, यहाँ पॉपुलेशन भरा हुआ है तो टेक्नोलॉजी कम यूज हो रहा है। पैसा का प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना भाई। फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, गुड्स बना लिए, कैसे बनाए वो भी डिसाइड हो गया, किसके लिए बना रहे, मतलब लोगों के लिए बना रहे हो ऑब्वियसली, बट लोगों को तो फ्री में नहीं ना बांटेंगे कि ले भाई हम ये बुक पब्लिश किया तो लोग स्टूडेंट के लिए किया तो स्टूडेंट को फ्री में बांट देंगे। अब किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो उसके फोन रखो, फोन अंदर रखो, क्या हुआ, तीसरा साल रिपीट करना है, फिर सीरियस होकर पढ़ाई करो। अब किसके लिए प्रोड्यूस करे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये डिपेंड करेगा आपका लोगों तक वो गुड्स पहुंचा कैसे रहेगा। अब लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, मतलब ये नहीं घर घर जाके फ्री में बांट देते, लोगों तक आपको इनकम पहुंचाना है। जब आप लोगों तक इनकम पहुंचाओगे तो गुड्स ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, हम लोगों को रोजगार दिए, लोग अच्छा कमा रहे, तो जब लोग अच्छा कमाएंगे तो सामान ऑटोमेटिकली खरीदेंगे। समझ में आया, तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब whom are to share the commodities, ये भी प्रॉब्लम है। एंड यूजर तक सामान कैसे पहुंचेगा। अब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो कि हम लोग नाम लिए थे, नोबेल प्राइज विनर पॉल सैमुएल्सन, अनदर इंपॉर्टेंट फोर्थ सेंट्रल प्रॉब्लम ऐड कर दी है, हाउ टू मेक द इकोनॉमी ग्रो फर्दर। इकोनॉमी को फर्दर ग्रो कैसे करवाना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हर इकोनॉमी चाहता है कि हम और तरक्की करें। इंडिया चाह रहा है चाइना बन जाए, चाइना चाह रहा है यूएस बन जाए, यूएस चाह रहा है और आगे बढ़े हम। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ टू मेक द इकोनॉमिक ग्रो, ये है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, समझ में आया। और हर इकोनॉमी ये प्रॉब्लम फेस करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो डेवलप्ड नेशन है वो भी तो कोशिश कर रहा है और ग्रो करे, और जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वो तो ग्रो करने का कोशिश कर ही है, उसको तो ग्रो करना ही है। क्लियर हुआ पॉइंट। दीज आर ऑल दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हम आप लोग के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड as an increase in the total volume of national output as well as national income of the country over a specified period of time with exploitation of the resources and state of technology। मतलब वॉल्यूम, क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं ना क्वांटिटेटिव अपडेट, मतलब नंबर्स में इंक्रीज करना ग्रोथ। अब बहुत सारा फैक्टर्स है जो कंट्री का ग्रोथ को इंपैक्ट डालता है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आपके कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो लोग कितना स्किल्ड है, किस तरह का है। अब अपना इंडियन मजदूर को ले लो, वो 9 बजे आएगा, चाय पिएगा, 12 बजे ब्रेक लेगा, 2 पुड़िया खाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट लेगा, फिर अपना काम स्टार्ट करेगा, फिर 2 बजे वो ब्रेक करिए, आधा घंटा छुट्टी लेगा, बाहर जाएगा, चाय पानी खाएगा, खाना वाना खाएगा, फिर वो काम स्टार्ट करेगा, फिर खाना खाने के बाद उसका हाथ हो जाएगा स्लो, 4 बजते बजते और स्लो हो जाएगा, फिर 5 बजे वो बोरिया बिस्तर लेके निपट जाएगा। कोई जगह चाइना ले लो, काम में घुसेगा और मशीन का तरह काम करना चालू। जब तक काम में है, भरपेट काम कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगाने के बाद काम, टाइम खत्म हुआ, काम खत्म, निकल गया वहां से। होता है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड करता है, आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क फोर्स क्या है, उसका साइज क्या है, क्वालिटी क्या है, किस तरह का स्किल है उन लोगों के पास। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हिंदुस्तान चाह कर भी पेट्रोल अपने यहां पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्यों, है ही नहीं ना, है ही नहीं, तो क्या कर लेगा। दुबई चाह कर भी अपना रेगिस्तान में सब्जी नहीं उगा सकता, क्यों, वैसा एटमोस्फियर ही नहीं है, वैसा वेदर है ही नहीं। समझा रहे बात। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी आपका ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज गल्फ कंट्रीज इतना तेजी से क्यों आगे बढ़ गया, उन लोग का जमीन के नीचे से तेल निकल रहा है, वो तेल जो पूरा वर्ल्ड को चाहिए, तो बैठे बैठे उन लोग को कुछ करने का दरकार नहीं है।
इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से मजदूर लोग को मंगवा ली से, मंगवाने के बाद खूब खटा रहा 20-30 हज़ार रुपये महीना, और अपने बैठ के आराम से घर में। अब इतना पैसा हो जा रहा है, सोच रहा है क्या करें। अब मर्सिडीज तो लोग का बेइज्जती है, BMW रोल्स रॉयस बेइज्जती है, तो लेके काम करो रोल्स रॉयस को पूरा सोना का बना दो, सोना का आईफोन लेके घूमेंगे। खाली आईफोन तो क्या करेगा वो, तो आईफोन को पूरा सोना का बना दो और उसमें 4 तो पीछे में हीरा जड़ दो। इतना पैसा है, करेगा क्या। पेट में क्या पाला है, शेर, शेर को लेके घूम रहा है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है आपका कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, कैपिटल का अवेलेबिलिटी, क्या इजिली कैपिटल अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपका कंट्री का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना अच्छा है। आज देखो अगर यूपीआई बंद हो जाए तो आधा से ज्यादा दुकानदार वालों लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। पहले खुदरा का कितना झमेला था, तुम 100 का नोट ले गए, 52 रुपये का सामान हो, वो बोला 2 रुपये चाहिए, तुम बोले नहीं, बोला जाओ नहीं होगा, तुम वापस आ गए। अभी तुम फट से स्कैनर से 52 रुपये को लो, 51 रुपये को लो, जो भी लो, स्कैन कर दिए, कोई खुदरा का झमेला है ना। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कंट्री का ग्रोथ में। सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है, सोशल बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिलीजियस बिलीव्स कैसा है लोगों का, ये भी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे देखो चाइना एथियस्ट कंट्री, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख कुछ नहीं, ओनली चाइनीज, तेजी से आगे बढ़ा। हम लोग हिंदू मुस्लिम में फंस के रह गए, तो हम लोगों का कंट्री का ग्रोथ उस तरह से जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें, नंबर्स इंक्रीज हो रहा है और क्वालिटी भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हो रहा है, लोगों के पास और ग्रेटर लिबर्टी है, सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और ज्यादा बेटर है। ये जब ओवरऑल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ग्रोथ मतलब क्या होता है, एक इंसान था पहले 100 रुपये कमाता था, अब 1000 रुपये कमा रहा है। डेवलपमेंट मतलब नहीं भाई उसका हेल्थ अच्छा हो गया, पढ़ लिख लिया, तरीका आ गया है ना, लोगों से बात करने का मैनर्स आ गया है, पहनना ओढ़ना अच्छा कर रहा है, खाना पीना इंप्रूवमेंट हो गया, लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट हो गया, तब बोले भाई ये लोग डेवलप किए। ये तो भाई पहले भी जैसे रहता था अभी भी वैसे ही रह रहा है, बस पहले 100 कमा रहा था अभी 1000 कमा रहा है, तो इसको बोलेंगे ग्रो कर गया, लेकिन डेवलप नहीं। अब कौन कौन सा फैक्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम के इंप्रूवमेंट में, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ होल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्री का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब क्वांटिटेटिव, नंबर्स में चेंजेस आ रहा है, डेवलपमेंट मतलब नंबर्स और क्वालिटी दोनों में चेंजेस आ रहा है। ग्रोथ प्रोडक्शन और इनकम से देखा जाएगा, डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ विथ वेलफेयर। ये मेनली ग्रोथ मेनली डेवलप्ड कंट्रीज चाहता है, डेवलप तो कर गए हमको ग्रो करना है, और डेवलपमेंट चाहिए पुअर डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया को डेवलप करना है, चाइना को ग्रो करना है, यूएस को ग्रो करना है, डेवलप तो ऑलरेडी है, हम लोग को ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इसका मतलब है ग्रोथ जरूर हुआ है। डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा टर्म है, डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट में, ग्रोथ में मतलब सिर्फ अमीर बन रहा है, इनकम बढ़ रहा है, डेवलपमेंट में इनकम, हेल्थ, एजुकेशन सब में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज। तो ये एक ब्रॉड टर्म, समझ में आ रहा है बात। तो यहां तक रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ओरिएंटल बुक से हम पढ़ा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट यहां तक अगर हो, आज मेरा फर्स्ट क्लास था इकोनॉमिक्स का, आप लोग का भी फर्स्ट क्लास था, तो
कोई भी अगर आप लोग को डाउट हो आज का पढ़ाई से रिलेटेड, हमसे बेझिझक आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। और जो ग्रुप में ऐड हो ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी भेज देना, क्योंकि अकाउंट्स, कॉस्ट टैक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। और जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो लोग अपना फीस क्लियर करके ग्रुप में ऐड हो जाओ, तुम लोग को भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। बाय मंडे सब अपना फीस क्लियर कर दें।